नमस्कार। जबलपुर संभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आज मैं वीना मिश्रा, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय बालाघाट, कक्षा 10वीं के काव्यखंड की चौथी कविता आत्मकथ्य लेकर प्रस्तुत हूँ। चूँकि तीसरी कविता जो है वो मात्र पढ़ने के लिए है, देव के सवैये। गत वर्ष ऐसा ही कुछ सर्कुलर था, तो इसलिए हम देव के सवैये अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम सीधे आत्मकथ्य पर पहुंच गए हैं। तो आइए सबसे पहले कवि परिचय देखते हैं। आत्मकथ्य कविता के कवि हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू नामक वैश्य परिवार में, वैश्य परिवार मतलब व्यापारी, वैश्य परिवार में सन 1881 ईस्वी को हुआ था। परिजनों की मृत्यु आदि ने इन्हें रोगग्रस्त कर दिया, मतलब इनके परिवारजनों की मृत्यु के शोक में ये रोगग्रस्त हो गए और 48 वर्ष की अल्पायु में 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो इनका जीवन काल बहुत ही कम रहा है, किंतु इनका साहित्यिक जो इनके साहित्यिक उपलब्धियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा नाटक, कविताएं, काव्य संग्रह ये सब लिखे हुए हैं। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, सौंदर्य और प्रेम का साहित्य माना जाता है। ये वस्तुतः छायावादी कवि हैं। छायावाद ये ऐसा वाद है जिसमें प्रकृति के उपादानों के माध्यम से कवि अपनी मन स्थिति का वर्णन करता है। तो ये प्रमुख छायावादी कवि हैं हिंदी साहित्य के, और इस कविता में भी उनके छायावाद का प्रभाव आप अवश्य देखेंगे। तो इनके साहित्य में जीवन की कोमलता, माधुर्य, सौंदर्य और प्रेम हमें देखने मिलता है। प्रस्तुत कविता आत्मकथ्य प्रसाद जी की कवितात्मक आत्मकथा है। कवितात्मक आत्मकथा, आत्मकथा तो आप परिचित होंगे। आत्मकथा अर्थात बायोग्राफी, अपनी कहानी बताना। आत्मकथा जो होती है वो विस्तृत होती है, उसमें जीवन की समग्र घटनाओं को ईमानदारी से, सच्चाई के साथ जैसा है वैसा ही बताया जाता है। किंतु यह पूरी तरह से आत्मकथा नहीं है, ये आत्मकथ्य है, अर्थात अपने बारे में बताना। इसमें कवितात्मक रूप में कवि ने अपने बारे में बताया है। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में कवि ने जीवन के यथार्थ और अभाव की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। यथार्थ अर्थात वास्तविकता। इस कविता में कवि ने अपने जीवन की जितनी भी सच्चाइयाँ हैं, जो वास्तविकताएं हैं, उनको बयान किया है। साथ ही उनके जीवन में जो अभाव हैं, जो कमियां हैं, उनकी भी मार्मिक अर्थात हृदय स्पर्शी अभिव्यक्ति की है। तो ये था संक्षिप्त परिचय कवि का। अब हम कविता परिचय की ओर बढ़ते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो कविता से बहुत ही जुड़ा हुआ है। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ। अब बच्चों, विशेषांक से आप परिचित होंगे। विशेषांक अक्सर अखबारों के साथ या पत्रिकाओं के साथ निकला करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि यदि दिवाली आ रही है तो अखबार में दिवाली विशेषांक आएगा, मदर्स डे आ रहा है तो मदर्स डे विशेषांक आता है। तो जो विशेष विषय वस्तु को समर्पित अंक होता है वो विशेषांक कहलाता है। तो प्रेमचंद जी हंस पत्रिका का संपादन करते थे, तो उन्होंने आत्मकथा विशेषांक निकालने का तय किया। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। तो जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आग्रह किया कि वे भी अपनी आत्मकथा लिखें, क्योंकि उस समय उनका साहित्य बहुत चरम पर था। प्रसाद जी इससे सहमत न थे, किंतु प्रसाद जी को यह बात पसंद नहीं थी, उचित नहीं लगती थी। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। तो असहमति व्यक्त करने के लिए उन्होंने जो तर्क दिया है, वही तर्क के रूप में यह कविता जन्म लेती है, आत्मकथ्य। इसमें उन्होंने आत्मकथा न लिखने के कारणों को दर्शाया है। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में
जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर और नवीन शब्दों एवं बिंबों का प्रयोग किया है। चूँकि ये छायावादी कवि हैं, इसलिए इस कविता में इन्होंने जो बिंब प्रयोग किए हैं वो बहुत ही सूक्ष्म हैं, बहुत ही नवीन हैं। क्योंकि ये छायावादी कविता प्रकृति से जुड़ी होती है, कवि ने प्रकृति से जोड़कर अपने मन के भाव व्यक्त किए हैं, तो इसलिए कवि के बिंब भी उसी के अनुरूप हैं। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। अब देखिए, यहाँ जो जयशंकर प्रसाद थे बहुत ही महान साहित्यकार थे, किंतु उन्होंने अपने आप को बहुत ही सामान्य इंसान माना, सामान्य व्यक्ति माना और लोगों से यह कह दिया कि मैं तो अत्यंत सामान्य व्यक्ति हूँ, मेरे जीवन में ऐसा कुछ विशेष है नहीं कि मैं आत्मकथा लिखूँ। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। उनका कहना था कि मेरे जीवन की कहानी में ऐसा कुछ भी रोचक नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है जिसको लोग सुनकर वाह वाह करें। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। तो एक तरफ उन्होंने वास्तविकता को स्वीकारा है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता दिखाई देती है कि वो कितनी विनम्रता पूर्वक आत्मकथा लिखने से मना करते हैं या आत्मकथा लिखने से अपनी असहमति दर्शाते हैं। तो बच्चों, यहाँ सबसे पहले हंस पत्रिका का जिक्र आया है, तो हंस पत्रिका के बारे में बता दें। हंस पत्रिका सबसे पहले प्रेमचंद द्वारा 1930 से 36 तक इसका संपादन किया गया। जब प्रेमचंद जी का देहांत हो गया तो उनके पुत्र अमृत राय ने 1953 तक इस पत्रिका का संपादन किया। उसके पश्चात कुछ वर्षों तक यह पत्रिका बंद रही। उसके पश्चात पुनः राजेंद्र यादव जी ने 1986 में से 2013 तक इस पत्रिका का संपादन किया और वर्तमान में श्री संजय सहाय जी इस पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। तो ये इस पत्रिका की यात्रा है। चलिए इस कविता की तरफ बढ़ते हैं आगे। इस कविता का जो प्रथम पद्यांश है इसमें हमने 6 पंक्तियाँ ली हैं। कुछ शब्द जो है काले रंग से हैं, जो काले रंग से शब्द हैं उनके उसी लाइन के समक्ष शब्दार्थ दिए हुए हैं, जैसे मधुप, मनरूपी, भौरा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। और जो नीले रंग के अक्षर हैं वो अलंकार को दर्शाते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो बच्चों, इस पद्यांश का संदर्भ तो आप अपनी पाठ्यपुस्तक के अनुरूप देंगे ही। प्रसंग में आप बता सकते हैं कि जब श्री जयशंकर प्रसाद जी से उनकी आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया तो उन्होंने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कुछ तर्क दिए और अपने मित्रों को ये संबोधित किया है। वे कह रहे हैं, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप अर्थात होता है भंवरा, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं काले रंग का कीट होता है जो फूलों का रस पीता है। ये गुनगुनाता है, गुनगुनाता अर्थात गुंजार करता है, इस तरह की ध्वनि उससे सुनाई देती है। तो यहाँ कवि चूँकि छायावादी कवि है इसलिए उन्होंने प्रकृति के इन उपादानों को अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए लिया है। तो मधुप भी प्रकृति का ही एक अंग है। तो कवि कह रहे हैं कि जब लोगों ने मुझसे आत्मकथा लिखने का आग्रह किया तो मेरे मन रूपी जो भौरा है, मधुप अर्थात भौरा, तो यहाँ मधुप में रूपक अलंकार है इसलिए मन रूपी भौरा गुनगुना गुनगुना कर पता नहीं कौन सी कहानी कह रहा है। अर्थात जब उनसे आत्मकथा लिखने कहा गया तो उन्हें अपने जीवन में कुछ विशेष लगता नहीं था, उन्हें नहीं लगता था कि वो अपनी आत्मकथा लिख सकते हैं। तो जब वे इस चिंतन में बैठे, इस सोच में बैठे तो उनका मन जो है वो बहुत सी
बातों की तरफ घूमने लगा, बहुत सी पिछली बातों को याद करने लगा और वही किस्से कहानियाँ उनके सामने आने लगी। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि मेरा मन रूपी भंवरा गुनगुना गुनगुना कर पता नहीं कौन सी अपनी कहानी कह रहा है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस पंक्ति यहाँ भी देखिए प्रकृति के माध्यम से उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए हैं। इस पंक्ति के बहुत से अर्थ अनेक लोगों द्वारा लगाए जाते हैं, किंतु मेरे द्वारा जो अर्थ लगाया गया वो प्रसाद जी की मन स्थिति के अनुसार मैंने लगाया है कि प्रसाद जी यहाँ कह रहे हैं कि उनके जो जीवन रूपी वृक्ष हैं उसमें वो पूरी तरह से उसकी पत्तियाँ सूख चुकी हैं, मुरझा चुकी हैं, क्योंकि उसमें सुखदायक कुछ भी नहीं है। उनका जीवन रूपी वृक्ष दुखों से मुरझा गया है और उसी की पत्तियाँ आज उनके सामने गिर रही हैं, अर्थात वही स्मृतियाँ, वही यादें, बीते समय की यादें उनके सामने आज आ रही हैं जब उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया। जब भी हमें कुछ अपनी कहानी लिखने के लिए कहा जाता है तो हम बीते दिनों की याद करते हैं और वे यादें हमारे सामने आने लगती हैं। तो वैसे ही कवि के समक्ष अपने जीवन रूपी वृक्ष की वे पत्तियाँ, सूखी मुरझाई पत्तियाँ, मुरझाई इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि उनका मानना है कि उनके जीवन में कोई सुख नहीं था। उनका जीवन रूपी वृक्ष जो था वो दुख से परिपूर्ण था, सूख चुका था, मुरझा चुका था। यदि सुख होता तो वह हरी भरी पत्तियाँ बोलते। तो इसीलिए यहाँ वो बोल रहे हैं कि मुरझाई हुई पत्तियाँ अर्थात कुछ यादें जो बहुत ही सुखदायक नहीं है वो उनके सामने, उनकी नज़र के सामने आ रही हैं। यह इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, अनंत नीलिमा का अर्थ है अंतहीन विस्तार। इसका हम दूसरा अर्थ यहाँ साहित्य जगत भी ले सकते हैं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं, पहले शब्दों के माध्यम से इसका अर्थ निकलेगा कि इस गंभीर अनंत नीलिमा युक्त आकाश में असंख्य जीवन के इतिहास फैले हुए हैं, अर्थात इस गंभीर साहित्य जगत में, अनंत नीलिमा से युक्त मतलब साहित्य जगत में असंख्य लोगों ने अपने जीवन के इतिहास को लिखा है। अर्थात साहित्य में पहले भी बहुत से लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, असंख्य हैं वे। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। व्यंग मलिन उपहास इसका अर्थ होता है खराब ढंग से निंदा करना। मलिन अर्थात गंदा, उपहास यानी हंसी उड़ाना और व्यंग यानी ताना मारना, कमेंट करना। तो अब वे बोल रहे हैं कि ये जितने लोगों ने भी अपनी आत्मकथाएं लिखे हैं, ऐसा लगता है कि ये लोग वे अपनी आत्मकथा के माध्यम से अपने ही जीवन की हंसी उड़ा रहे हैं, अपने ही जीवन की खराब ढंग से निंदा कर रहे हैं। ऐसा कवि को क्यों लगता है? उन्हें लगता है कि जो भी व्यक्ति आत्मकथा लिखता है वे अपने जीवन को सच्चाई के साथ सबके समक्ष लिख डालता है, व्यक्त कर डालता है। तो सच्चाई यदि व्यक्त करेगा तो मनुष्य अपनी सारी कमज़ोरियों को, सारी गलतियों को भी सच्चाई से व्यक्त करेगा। तो जब लोग उसे पढ़ेंगे तो उसके जीवन का उपहास उड़ाएंगे, अरे ये कैसा व्यक्ति था, कहने को तो बहुत महान कहलाता है परंतु इसने देखो कितनी गलतियाँ की हैं। तो इस तरह से लोग उसका उपहास उड़ाएंगे, खराब ढंग से उसकी निंदा करेंगे। तो कवि का कहना है कि ये लोग अगर आत्मकथा जिन्होंने लिखी है वे अपने ही जीवन का इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी भी थी। अब वे अपने मित्रों को संबोधित कर रहे हैं क्योंकि मित्रों ने ही उनसे आग्रह किया था कि वे उनकी आत्मकथा लिखें। तो वे कह रहे हैं कि तब भी मेरे मित्रों तुम मुझसे कहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। अर्थात मैं अपने बीते जीवन की जितनी भी कमज़ोरियां हैं, जितनी भी कमियां हैं, उनको सबके समक्ष सच्चाई के साथ लिख डालूं, जबकि तुम जानते हो कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो लोग मेरा उपहास उड़ाएंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे।
तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। अब कवि अपने मित्रों को कह रहे हैं, तुम अर्थात मित्रों को कह रहे हैं कि हे मित्र, आप लोग यदि मेरी आत्मकथा सुनोगे तो तुम सुनकर सुख पाओगे। हो सकता है तुम सुख पाओ, किंतु तुम क्या देखोगे? देखोगे यह गागर रीति। गागर का अर्थ होता है घड़ा, ठीक है। तो यहाँ कवि ने अपने जीवन को, अपने मन को गागर की भांति कहा है, और रीति अर्थात खाली। तो उनका अर्थ ये है कि उनका जो जीवन है वो पूरी तरह से खाली है, नीरस है, उसमें स्वाद लेने योग्य कुछ भी नहीं है। यदि हम किसी घड़े से कुछ अच्छा रस पिए तो हमें मज़ा आता है, आनंद आता है, किंतु कवि कह रहे हैं उनका जीवन तो खाली घड़ा है, भावहीन मन है उनका। तो जब वो यदि अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जिससे पाठकों को रस मिले, आनंद मिले, ठीक है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि क्या तुम सुनकर सुख पाओगे? क्या तुम मेरी आत्मकथा सुनकर सुख पा सकोगे? बल्कि तुम तो देखोगे कि मेरे जीवन की ये गागर पूरी तरह से खाली है, इसमें आनंद रूपी कोई रस नहीं है, मेरा जीवन सुखों से विहीन है। तो यह था इसकी व्याख्या। अब शिल्प सौंदर्य पे थोड़ी नज़र डालते हैं। बच्चों, इसकी भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। इसमें कवि ने बहुत से संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है। अनंत, नीलिमा, व्यंग्य, मलन, भास, दुर्बलता, ठीक है, इस तरह के और खड़ी बोली युक्त भी है। शैली प्रतीकात्मक है क्योंकि बहुत से शब्द प्रतीक के रूप में प्रयोग हुए हैं, जैसे मधुप, मन रूपी भौरा है। अनंत, नीलिमा यहाँ साहित्य जगत को दिखाता है। तो गागर ये जीवन की गागर को दिखाता है, तो इसलिए प्रतीकात्मक शैली है। नए बिंबों का प्रयोग है, जैसे आप मधुप के गुनगुनाने को श्रव्य बिंब के रूप में ले सकते हैं, और दृश्य बिंब इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब है। मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ दृश्य बिंब है। तो इस तरह से ये इमेज स्थापित करते हैं एक दृश्य की या श्रव्य की, इसलिए ये बिंब है। अब रूपक अलंकार, मधुप मन रूपी भौरा, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। आप कक्षा 9वीं में अलंकार पढ़ चुके हैं। गागर रीति, गागर रीति, इसमें भी रूपक अलंकार है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार, जो नीले रंग के ऊपर अक्षर है, कर, कह, कौन, कहानी, अनुप्रास अलंकार है। अंत्यानुप्रास या तुकबंदी है, दो दो लाइन में देखिए आप, अपनी, धनी, अंत्यानुप्रास है, नी, ठीक है, इसे तुकबंदी भी कहते हैं। इतिहास, उपहास, सा, बीती, रीति, तीती, तो इसे आप अंत्यानुप्रास या तुकबंदी भी कह सकते हैं। चलिए अब दूसरे पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय पद्यांश। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अब इसे हम पहले के पद्यांश से थोड़ा जोड़ते हैं। वहाँ पर उन्होंने बताया कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे जीवन की कहानी सुनकर क्या तुम्हें सुख मिलेगा, बल्कि तुम ये देखोगे कि मेरे जीवन की गागर पूरी तरह से खाली है, उसमें आनंद रस नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब इसके अलावा और भी बातें उन्होंने तर्क के रूप में कही हैं कि वो आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अब यहाँ बच्चों जैसा हमने जीवन परिचय में पढ़ा था कि उनके जो परिजन थे वो बहुत ही जल्दी मृत्यु को प्राप्त हुई, इसलिए वो रोगग्रस्त हो गए। केवल यही कारण नहीं था रोग का, उन्हें अपने मित्रों से धोखा भी मिला था, और संभवतः उन्होंने इन दो पंक्तियों में इसी का वर्णन किया है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। अब ये मित्रों से कह रहे हैं, तुम अर्थात मित्रों से, कि हे मित्रों, कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे कि मेरे इस जीवन की गागर को खाली करने वाले तुम अपने आप को समझ बैठो। जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूं और तुम उसे पढ़ो तो कहीं ऐसा ना हो, संभवतः ऐसा हो जाए कि तुमको लगने लगे कि अरे इसके जीवन में इस दुख को लाने वाले या इसके जीवन से रस को छीनने वाला मैं ही हूँ। तो दोस्त कहीं ये ना समझ बैठे। तो
मेरा रस ले अपनी भरने वाले। और कवि कह रहे हैं कि कहीं तुम्हें ऐसा ना लगने लगे कि तुमने मेरे जीवन का रस, मेरे जीवन का सुख छीन कर अपने जीवन में आनंद भर लिया है। अर्थात वे नहीं चाहते कि उनके मित्र उनकी आत्मकथा पढ़कर स्वयं पर शर्मिंदा हों। उन्हें ऐसा लगने लगे कि उन्होंने अपने मित्र के जीवन में दुख लाया है या उसके सुखों को छीन लिया है या उसे धोखा दिया है। तो इसलिए उन्होंने ये 2 पंक्ति कही है। पुनः देखिए, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। यहाँ तक पढ़िए, यहाँ कॉमा लगा है। तो कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन की आत्मकथा पढ़कर, मेरी आत्मकथा पढ़कर कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे कि मेरे जीवन की गागर को तुमने ही खाली किया है। तुम अपने आप को उसका दोषी समझने लगो और तुम्हें ये महसूस होने लगे कि तुमने मेरे जीवन के रस को छीन कर अपने जीवन में उस रस को भर लिया है। तो वे नहीं चाहते कि उनके मित्र उनकी आत्मकथा पढ़कर शर्मिंदा हों। अगली पंक्ति देखिए, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। विडंबना के बहुत से अर्थ अलग अलग दृष्टि से निकल सकते हैं। विडंबना का यहाँ पे अर्थ निकलेगा उपहास का विषय या बेतुकापन, या इसको दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि यह कैसा दुर्भाग्य है, ये कैसी बेतुकी बात है। विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। कवि स्वयं से कह रहे हैं कि ये कैसी बेतुकी बात है। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यहाँ सरलते उन्होंने अपने स्वभाव को संबोधित किया है, क्योंकि उनका जो स्वभाव है बहुत ही सरल है और वो इस सरल जीवन की आत्मकथा लिखकर उसकी हंसी नहीं उड़ाना चाहते। तो उन्होंने अपने सरल स्वभाव को संबोधित किया है कि यह कैसा बेतुकापन है, ये कैसा दुर्भाग्य है कि हे मेरे सरल से जीवन, हे मेरे सरल से स्वभाव, मुझे तेरी हंसी उड़ाने के लिए कहा जा रहा है। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। तो वे कह रहे हैं कि आत्मकथा लिखकर क्या मैं अपने जीवन की भूलों को दिखाऊं, अर्थात मैंने अपने बीते हुए समय में जो भी गलतियां की हैं, भूलें की हैं, क्या उन्हें मैं सबके सामने सच्चाई से दिखा दूं, या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं। प्रवंचना अर्थात धोखा, या मुझे दूसरों ने जो धोखा दिया है उसे मैं लोगों को दिखाऊं। क्योंकि जब कवि आत्मकथा लिखेगा तो वो सच्चाई के साथ अपने पूरे जीवन को खोलकर रख देगा। तो जाहिर सी बात है उसको अपनी गलतियों को भी दिखाना पड़ेगा, या उसे जिन जिन लोगों ने धोखा दिया है, उसके साथ छल किया है, उनके बारे में भी बताना पड़ेगा। तो इसलिए भी बोल रहे हैं कि क्या मैं अपने सरल से जीवन की हंसी उड़ाऊं, क्या अपने सरल से जीवन में मैंने जो भूलें की हैं वो दिखा दूं, या लोगों ने मुझे जो धोखा दिया है वह मैं औरों को, दूसरों को आत्मकथा लिखकर दिखला दूं। तो ये उनका तर्क है कि वो इन कारणों से आत्मकथा नहीं लिखना चाहते, क्योंकि वो ये सब उनको लिखना पड़ेगा। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों। तो अभी तक तो उन्होंने वे बातें बताई हैं जो दुख से भरी हुई थी, जो उनके जीवन में दुख का कारण थी, उनको वो नहीं बताना चाहते, भूलें नहीं बताना चाहते, लोगों, दोस्तों के या परिजनों के धोखे नहीं बताना चाहते। तो अब क्या बात आ रही, उज्ज्वल गाथा। उज्ज्वल गाथा अर्थात उनके जीवन में कुछ सुख भरे क्षण भी थे, तो वे उन्हें क्यों नहीं बताना चाहते। सुनिए, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। अब यहाँ कवि इन पंक्तियों में अपनी प्रियतमा या अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए उन क्षणों को याद कर रहे हैं, जो उनके जीवन में चांदनी रात की भांति बहुत ही सुखदायक थे। ठीक है, तो उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ सुख भरी कहानी भी है, कुछ सुख भरे दिन भी बीते हैं, तो उनकी कहानी में कैसे गा दूं। मधुर चांदनी रातों, उन मधुर चांदनी रातों में मैं अपनी पत्नी के साथ, प्रियतमा के साथ जो खिलखिलाकर हंसता था, उनके साथ बातें करता था, वो मेरे निजी क्षण है, वो मेरी व्यक्तिगत जिंदगी है,
उसे मैं इस तरह से सार्वजनिक कैसे कर दूँ। क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो हमारे जीवन की पर्सनल होती हैं, निजी होती हैं, उन्हें यदि हम आत्मकथा में लिख देंगे तो वो सार्वजनिक हो जाएंगी, उन्हें सभी पढ़ेंगे। तो कवि नहीं चाहते हैं कि अपने निजी जीवन के उन क्षणों को जो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बिताए हैं उनको वो सार्वजनिक करें। पुनः देखिए अंतिम 2 पंक्तियाँ। कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ सुख भरी कहानी भी है, सुख भरे दिन भी हैं, किंतु मैं उन मधुर चांदनी रातों की बातों को कैसे गाऊं। मैं खिलखिलाकर अपनी पत्नी के साथ जो हंसता था, बातें करता था, उन बातों का जिक्र मैं आत्मकथा में कैसे करूं। ठीक है, तो यहाँ पुनः शिल्प सौंदर्य लगभग पूर्वानुसार है, केवल शैली संबोधन है, क्योंकि यहाँ उन्होंने अपने जीवन की सरलता को संबोधित किया है। और दृश्य और श्रव्यबिंब है। दृश्यबिंब आप मधुर चांदनी रातों के माध्यम से देख सकते हैं और खिलखिलाकर हंसते बातों में आप श्रव्यबिंब को देख सकते हैं। ठीक है, तो अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। तृतीय पद्यांश। इस पद्यांश में भी कवि ने अपनी प्रियतमा या अपनी पत्नी की याद की है, क्योंकि उनकी पत्नी का भी कम उम्र में ही देहांत हो गया था, तो उनका वियोग वे झेल रहे थे, तो उसकी यादें उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण थी। और यहाँ इन पंक्तियों में उन्होंने अपनी पत्नी की सुंदरता का वर्णन किया है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। अब बच्चों यहाँ वे, चूँकि उनकी पत्नी का कम समय में ही देहांत हो गया था, तो उनके जीवन में उसके माध्यम से जो सुख उन्हें मिलना चाहिए था वो पूर्ण रूप से संभवतः नहीं मिल सका। तो उसी का उन्होंने जिक्र किया है कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, कि मैं सपने में जिस सुख की कल्पना कर रहा था वो सुख मुझे जागने पर प्राप्त ही नहीं हुआ। मैं जब जागा तो वह सुख मुझे मिला ही नहीं, वो स्वप्न बन के ही रह गया। आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। आलिंगन अर्थात वो बाँह फैलाए खड़े हुए थे उस सुख की कामना में, उसे गले लगाना चाहते थे, उसे बाहों में लेना चाहते थे उस सुख को, किंतु वह सुख उनकी बाहों में आते आते दूर से ही मुस्कुराकर चला गया। जैसे कोई हमको चिढ़ाता है ना कि दूर से कोई चीज़ दिखाकर हमें चला जाए और हम उसके लिए ललचाते रह जाएं, तो वैसा ही यहाँ कवि के साथ हुआ। वे किसी सुख का स्वप्न देख रहे थे, उसकी कामना कर रहे थे, किंतु वो उनके जीवन में आते आते चला गया, अर्थात उनकी पत्नी की आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो संभवतः इसी का जिक्र उन्होंने किया है और उसी मनस्थिति के अनुसार यही अर्थ निकलता है। अगली पंक्तियों में उन्होंने अपनी पत्नी के सौंदर्य का जिक्र किया है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उषा मतलब होता है भोर, आप नीचे चित्र देख सकते हैं। भोर का समय जो होता है वो आसमान पूरी लालिमा से युक्त होता है, ऐसा लगता है कि भगवान ने मधुर माया रच दी है। और जो सुहाग होता है, सुहाग का जो सिंदूर होता है वो भी लाल कलर रंग का होता है। तो आप इन चीज़ों को पहले समझ लीजिए, उसके बाद अर्थ पे चलते हैं। अरुण कपोल, अरुण कपोल अर्थात लाल गाल, उसको हम काले अक्षरों में लिखना भूल गए हैं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके अर्थात पत्नी की, मेरी पत्नी के, मेरी प्रेयसी के गाल इतने लाल थे कि उसकी मतवाली अर्थात मदमस्त सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा अर्थात प्रेम भरी भोर भी अपना सुहाग सिंदूर लिया करती थी। अर्थात उनका तात्पर्य है कि भोर के समय जो आसमान में लालिमा होती है वह लालिमा उनकी पत्नी के गालों से ली जाती थी। मतलब पत्नी इतनी सुंदर थी कि उसकी मदमस्त सुंदर छाया में ही अनुरागिनी उषा अपना सुहाग अर्थात यह लालिमा मधुर माया के समान, मधुमाया के समान लिया करती थी। ठीक है, तो इन्होंने देखिए अपनी पत्नी को इस उषा काल से ज़्यादा सुंदर बताया है। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। स्मृति अर्थात यादें
और पाथे मतलब होता है संबल। पाथे को और समझ लीजिए आप, पाथे वो होता है जब कोई पथिक अर्थात राहगीर किसी यात्रा पर निकलता है तो अपने साथ कुछ चीज़ें लेके चलता है जो उसका सहारा होती है, जैसे कुछ खाने पीने की सामग्री या जेब खर्च, तो जिस तरह की चीज़ें उसकी वो सहारा होती है। तो यहाँ कवि के जीवन रूपी रास्ते में किसकी यादें सहारा है? उनकी पत्नी की। तो वे कह रहे हैं कि उसकी अर्थात मेरी पत्नी की जो यादें हैं मेरे लिए बहुत बड़ी सहारे के समान है, पाथेय के समान है, मेरे जीवन में एक संबल के रूप में है। थके पथिक की पंथा की, पंथा अर्थात राह, मैं थका हुआ पथिक हूँ। थका क्यों? क्योंकि उन्हें अपने जीवन में, जीवन की राह में दुख ही दुख मिले हैं, तो उन्होंने अपने आप को एक थके पथिक की भांति माना है। तो वे बोल रहे हैं इस थके हुए पथिक के लिए, उसकी राह में चलने के लिए मेरी पत्नी की यादें ही मेरा पाथेय है, मेरा सहारा है, तो मैं उनका विवरण नहीं कर सकता। ठीक है, आगे हम इसी से कनेक्ट करेंगे। अगला पद्यांश पुनः एक बार देख लीजिए। प्रथम दो पंक्तियां उन्होंने बताई हैं कि वो जिस सुख की कल्पना किया करते थे वह सुख उनके समीप आते आते उनसे दूर चला गया। अगली दो पंक्तियों उन्होंने पत्नी के सौंदर्य का वर्णन किया है कि वो इतनी सुंदर थी, उनके गाल इतने लाल थे कि उन गालों की लालिमा से ही अनुरागिनी उषा अर्थात प्रातःकालीन जो बेला है, प्रेम भरी जो भोर है, वो भी अपना सुहाग लिया करती थी। और अंतिम पंक्ति में उन्होंने बताया है कि उस पत्नी की जो यादें हैं वो मुझ जैसे थके राहगीर के लिए, इस जीवन रूपी राह में चलने के लिए बहुत बड़ा सहारा है। अर्थात यदि वे अपना जीवन जी रहे हैं तो अपनी पत्नी की यादों के सहारे ही जी रहे हैं। शिल्प सौंदर्य में देखिए, आते आते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, गया गया में अंत्यानुप्रास है, और प्रश्न शैली है इसमें कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। प्रश्न शैली का प्रयोग किया है कवि ने। दृश्य बिंब है, प्रातःकालीन बेला का दृश्य उपस्थित किया है कवि ने। अंतिम पद्यांश देखते हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन कथा। तो बच्चों, कंथा, पहला शब्द है कंथा। कंथा का अर्थ होता है गुदड़ी। नीचे एक चित्र दिया है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको एक चादर की भांति दिख रहा होगा। गुदड़ी वास्तव में जो होती है वो पुराने कपड़ों को सिल के आपस में जोड़ जोड़ के बनाई जाती है। जैसा आप देख रहे हैं इसमें कई प्रकार के कपड़े जुड़े हुए हैं, तो इसमें नया कपड़ा या बहुत ही अच्छा कपड़ा कुछ नहीं होता, सब पुराना होता है। ठीक है, तो वो गुदड़ी होती है। तो यहाँ कवि ने अपने मन को भी उसी गुदड़ी की भांति मान लिया है, जिसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें, सुखदायक चीज़ें कुछ नहीं है। उनके मन भी गुदड़ी की तरह कैसा है, पुरानी फटी पुरानी कपड़ों से अर्थात दुख भरी यादों से भरा हुआ है। और सीवन अर्थात होता है सिलाई। आप देख सकते हैं चित्र में इस गुदड़ी में स्टिचेस हैं, सिलाई है। तो जब हम इसको सिलाई को उधेड़ेंगे तो अंदर से क्या निकलेगा? बहुत खूबसूरत चीज़ नहीं निकलेगी, बल्कि फटे पुराने कपड़े ही निकलेंगे। तो ऐसा ही कवि ने अपने जीवन को भी कहा है कि यदि वो अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो उनको सारी चीज़ें उधेड़ करके बतानी पड़ेगी जो वे नहीं चाहते। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा। यहाँ उन्होंने प्रश्न किया अपने मित्रों से कि तुम मेरे अंतर मन की, मेरे इस अंतर मन रूपी जो गुदड़ी है, इसकी सिलाई को उधेड़ कर क्यों देखना चाहते हो। क्योंकि अंदर क्या मिलेगा तुम्हें? दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि उनके परिजन भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, पत्नी भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो इस तरह से उनके जीवन में वो मानते हैं दुख ही दुख है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे जीवन की सीवन को, सिलाई को उधेड़ कर तुम क्यों देखना चाहते हो, तुमको अंदर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा।
अब अंतिम जो 4 पंक्तियां हैं, इसमें उन्होंने विनम्रता पूर्वक एक बड़े साहित्यकार की विनम्रता देखी। वे महान साहित्यकार थे, किंतु उन्होंने विनम्रता पूर्वक अपने आप को बहुत ही सामान्य व्यक्ति माना है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज करूं। उन्होंने अपने मित्रों से कहा है कि मित्रों, मेरा जीवन अत्यंत छोटा सा है, बहुत ही सामान्य सा है, और इस सामान्य से जीवन की बड़ी सी कथा मैं कैसे कह दूं। मैं कोई महान व्यक्ति तो हूँ नहीं। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। तो वे बता रहे हैं कि क्या इससे बेहतर ये ठीक नहीं, ये बात अच्छी नहीं है कि मैं इस समय औरों की आत्मकथाएं सुनूं और स्वयं चुप रहूं, क्योंकि मैं बहुत अपने आप को बहुत प्रसिद्ध नहीं मानता हूँ, बहुत बड़ा साहित्यकार नहीं मानता हूँ। तो क्या ये अच्छा नहीं है कि इस समय मैं औरों की बातों को सुनूं, औरों की आत्मकथाओं को सुनूं जो किसी को प्रेरणा देती हैं, और मैं स्वयं अभी मौन रहूं, शांत रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। वे मित्रों से या पाठकों से कह रहे हैं कि मेरी आत्मकथा बहुत ही भोली भाली सी, बहुत ही सरल सी, इसमें प्रेरणा देने लायक कुछ भी नहीं है। आत्मकथा तो वो होनी चाहिए जिसे पढ़कर पाठक प्रेरित हो, कुछ करने की उसमें इच्छा जगे। तो कवि का मानना है कि उनकी आत्मकथा बहुत ही सीधी सरल है, उसमें प्रेरणादायक कुछ भी नहीं है, कोई भी बात ऐसी नहीं है। तो सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली भाली सरल सी आत्मकथा को। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी समय भी नहीं, इस पंक्ति में बहुत भाव छुपा है। यहाँ कवि का तात्पर्य ये है कि अभी वो समय नहीं आया है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, अर्थात अभी मैं इतना महान नहीं बना हूँ, अभी मुझे और भी कुछ करना है। कवि का मानना यहाँ ये है कि अभी साहित्य जगत में और भी ऊंचाई पर जा सकते हैं, जो अभी नहीं हुआ है। तो वे बोल रहे हैं कि अभी वो समय नहीं आया है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। साथ ही दूसरा, अभी समय भी वही नहीं का मतलब ये है कि अभी थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मेरी जितनी भी मौन दुखद कहानी है वो थक कर सो गई है। अर्थात हम कुछ समय बाद अपनी दुख भरी बातों को, दुख भरी यादों को भूल जाते हैं, वो कहीं दब जाती हैं, मन में सो जाती हैं। किंतु यदि कभी आत्मकथा लिखेगा तो पुनः वो दुखद बातें जाग जाएंगी। तो वो नहीं चाहते कि वो दुखद बातें जागें और उनको पुनः कष्ट हो। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मेरी जितनी मौन व्यथा है, जितनी भी दुखद बातें हैं मेरे जीवन की, वो अभी थक कर सो गई हैं। तो अभी मैं उन्हें जगाना नहीं चाहता हूँ, और अभी वो समय भी नहीं आया कि मैं अपनी महानता का परिचय लोगों को दूँ, क्योंकि मैं स्वयं को इतना महान नहीं मानता। तो बच्चों, ये कविता यहाँ समाप्त होती है। तो इस कविता में मुख्य बिंदु यह था कि आत्मकथा न लिखने के पीछे या आत्मकथा लिखने की असहमति के पीछे उन्होंने जो तर्क दिए हैं वो इसमें है। अपनी पत्नी की यादों को इन्होंने वर्णन किया है जो उनके जीवन में थोड़ी बहुत सुखदायक थी। साथ ही उन्होंने अपनी विनम्रता का परिचय दिया है इन 4 अंतिम पंक्तियों में कि वो अपने आप को इतना महान नहीं मानते, क्योंकि आत्मकथा तो बड़ी बड़ी हस्तियाँ लिखा करती हैं, कवि स्वयं को बड़ी बड़ी हस्ती नहीं मानते। शिल्प सौंदर्य देखिए, वही अंत्यानुप्रास, कहूँ रहूँ कथा व्यथा, अंत्यानुप्रास है। प्रश्न शैली, प्रश्न चिन्ह आप देख सकते हैं प्रथम 4 पंक्तियों में, तो यहाँ प्रश्न शैली का प्रयोग है। तो बच्चों, इससे संबंधित कुछ अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न हैं जो सभी पद्यांशों को समेटे हुए हैं। पहला तो इस कविता में कवि ने किसे संबोधित किया है। आप जान गए होंगे कि इस कविता में कवि ने अपने मित्रों को संबोधित किया है या पाठकों को संबोधित किया है। कवि के अनुसार जो आत्मकथा लिखते हैं वे अपने जीवन का मजाक बनाते हैं। कैसे? तो ये आप अर्थ समझ चुके हैं कि कवि के अनुसार जो लोग आत्मकथा लिखते हैं वो पूरी सच्चाई के साथ अपनी कमज़ोरियों को, अपनी कमियों को व्यक्त करते हैं, जिन्हें पढ़कर लोग उनका मजाक भी बना सकते हैं। कवि की गागर रीति होने का क्या अर्थ है? कवि की गागर रीति होने का अर्थ यह है कि कवि के जीवन में
आनंददायक या आनंद रूपी रस नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप स्मरण रखें और आप इनका अर्थ या इनका उत्तर अवश्य लिखें। कवि की आत्मकथा पढ़कर उनके मित्र क्यों शर्मिंदा हो सकते हैं? इसलिए शर्मिंदा हो सकते हैं क्योंकि संभवतः उन्हें ये लगने लगे कि कवि के जीवन के सुख को छीनने वाले शायद वे ही लोग हैं। कवि के जीवन का सुखमय समय कौन सा था? आप पहचान गए होंगे। पत्नी के साथ जो बिताया गया समय था वह था। कवि उसका वर्णन क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि वो उनके नितांत निजी क्षण हैं, व्यक्तिगत क्षण हैं, वो इन्हें सार्वजनिक नहीं करना चाहते। कवि के जीवन का सहारा क्या है? उनके पत्नी की स्मृतियाँ ही सहारा हैं। कवि ने अपने जीवन की तुलना गुदड़ी से क्यों की है? मैंने बताया अभी आपको कि गुदड़ी जो है पुराने वस्त्रों से या फटे पुराने कपड़ों से बनकर बनाई जाती है, जिसमें कुछ भी अच्छा या दर्शनीय नहीं होता है। वैसे ही उनको अपना जीवन लगता है जिसमें केवल टूटी फूटी या दुख भरी यादें ही हैं, अच्छा याद करने योग्य कुछ नहीं है। अभी समय भी नहीं से कवि का क्या आशय है, ये अभी हमने समझा है। इसको आप स्वयं अपने अंदाज में ही लिखें, समझ के लिखें।